हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन की संरचना। हम लोग जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन का, बुक्स का अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ पे नेफ्रॉन की संरचना से क्या मतलब है। हमने वृक्क की संरचना पढ़ी थी कि जो वृक्क है ये दो भागों से मिलकर के बना था। एक वल्कुट भाग था, जो उसका बाह्य भाग था उसको हमने वल्कुट या कॉर्टेक्स कहा था, और जो उसका आंतरिक भाग था उसको हमने क्या कहा था, मेडुला कहा था। वृक्क के जो वल्कुट भाग है उसके अंदर जो नेफ्रॉन है उसकी कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि उसका जो मेलपिगिकार है वो पाया जाता है, उसकी जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है और दूरस्थ कुंडलित नलिका है ये वृक्क के जो कॉर्टेक्स भाग है उसमें पाई जाती है। जबकि हैनले का लूप और जो संग्रह नलिकाएं होती है ये किस में पाई जाती है, उसके जो मध्यांश भाग है या जो मेडुला भाग है उसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो एक बार डायग्राम में देखिए बेटा, जो नेफ्रॉन होता है ये कई संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। इसका जो पहला भाग होता है वो होता है मेलपिगिकाय, दूसरा ग्रीवा होती है, तीसरा समीपस्थ कुंडलित नलिका, चौथा कुंडलित दूरस्थ कुंडलित नलिका, पांचवा होता है हैनले का लूप और छठा कौन सा है, संग्रह नलिका। पहले देखिए हम लोग बात करते हैं मेलपिगिकाय की। मेलपिगिकाय जो होती है प्यालेनुमा संरचना है। कैसी संरचना होती है ये, प्यालेनुमा। इस प्यालेनुमा संरचना के जो आंतरिक भाग है, यहाँ पर जो ये द्विस्तरीय आवरण है इसका, जो इसका आंतरिक आवरण होता है यहाँ पर विशेष कोशिकाएं पाई जाती है। उन विशेष कोशिकाओं को कहते हैं पादाणु या पोडोसाइट कोशिकाएं। ये जो पोडोसाइट कोशिकाएं हैं ये क्या करती है, इसके बाद हम इसका सेकंड भाग देखते हैं, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। यानी मेलपिगिकाय दो संरचनाओं से मिलकर के बना है, एक बोमेन संपुट है, दूसरा कौन सा है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है कि यहाँ पर रुधिर वाहिनियां, बहुत सारी रुधिर केशिकाएं आ रही है, धमनियां आ रही है, और ये यहाँ पर क्या बना रही है, गुच्छे का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। और जो गुच्छे का निर्माण कर रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में वे धमनियां जो रुधिर को लेकर आती है उन्हें कहते हैं अभिवाही धमनिका, और जो यहाँ से रुधिर को बाहर लेकर के जा रही है बोमेन संपुट के गुहा से, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाही धमनिका। तो जो केशिका गुच्छ है उसकी भित्ति और जो बोमेन संपुट का जो आंतरिक आवरण है, यहाँ की जो पोडोसाइट कोशिकाएं हैं, ये इसके जो प्रवर्त होते हैं पोडोसाइट कोशिकाओं के, ये आपस में मिलकर के विशेष ग्लोमेरुलस कला का निर्माण कर लेते हैं। बहुत पतली झिल्ली नुमा एक भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, और इस भित्ति में क्या पाए जाते हैं, असंख्य छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो इन छिद्रों की सहायता से यहाँ पर जब ये रुधिर आएगा तो रुधिर के अंदर जो कुछ घुलित पदार्थ यहाँ से थे वो छन करके कहाँ पर आ जाएंगे, बोमेन संपुट की गुहा में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे परानिस्यंदन का क्या करती है, कार्य करती है। अब बोमेन संपुट और दूसरा भाग होता है इसका समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो बोमेन संपुट को और समीपस्थ कुंडलित नलिका को जोड़ने वाला जो ये छोटा सा भाग है इसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रीवा कह रहे हैं। तीसरा इसका भाग होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, और चौथा भाग कौन सा है, हैनले लूप। ये दो भुजाओं से मिलकर के बना है, इधर वाली अवरोही भुजा है, इधर वाली कौन सी है, आरोही भुजा। इसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, संग्रह नलिका। अब देखिए बेटा वृक्क नलिकाएं क्या होती है। भाई वृक्क नलिकाएं, जो वृक्क है इसके अंदर दो वृक्क पाए जा रहे थे, तो प्रत्येक वृक्क की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख महीन कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। तो बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं हैं, और ये नलिकाएं मिलकर के किसका निर्माण कर रही है, फिर वृक्क का निर्माण कर रही है। तो अगर वृक्क की हम बात करें कि भाई वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है, नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं को। जो वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन है इसी के अंदर क्या होता है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो अगर वृक्क नलिका के अगर हम देखें कि भाई ये कितने भागों से मिलकर के बनी है, तो कितने भागों से मिलकर के बनी थी, मेलपिगिकाय, ग्रीवा, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और पांचवा कौन सा है, संग्रह नलिका। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कौन सा है, मेलपिगिकाय। अब जो मेलपिगिकाय था ये इस नेफ्रॉन का सबसे अग्रभाग था, और ये दो संरचनाओं से मिलकर के बना था। कौन कौन सी थी, एक बोमेन संपुट है और दूसरा कौन सा है, ग्लोमेरुलस। पहले हम किसका अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर, बोमेन संपुट का। बोमेन संपुट सल्क्यूपुला से निर्मित द्विस्तरीय भित्ति युक्त प्यालेनुमा संरचना है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, प्यालेनुमा है,
और ये कितने स्तरों से मिलकर के बनी है? 2 स्तरों से। इसके अलावा यहाँ हम देखें कि भाई ये कौन सी उपकला स्तर से बनी हुई है, तो ये कौन से उपकला उत्तक से बनी होती है? शल की उपकला उत्तक से बनी हुई रहती है। इसके अलावा बॉम्बे संपुट की जो आंतरिक कला है, यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको आप क्या कहते हैं? पादाणु या पोडोसाइट कोशिकाएं कहती हैं। और ये पोडोसाइट कोशिकाएं ये केशिका गुच्छ की कोशिकाओं से मिलकर के, जो इनकी भित्ति है इससे मिलकर के विशेष महीन एक कला का निर्माण करती है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कला कहते हैं। और उस कला पर क्या पाए जाते हैं? असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसके कारण ये कैसी हो जाती है? पारगम्य हो जाती है। यानी कि जो रुधिर है वो इस केशिका गुच्छ से छन करके कहाँ पर आ सकता है? बॉम्बे संपुट की गुहा में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो ये जो आंतरिक कला थी यहाँ पर भी असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो रुधिर केशिका गुच्छ के जो रुधिर वाहिनियां हैं उनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो इन दोनों में छिद्र होने के कारण ये क्या करती है? परानिस्यंदन का कार्य करती है, अर्थात रुधिर के अंदर जो गुलित पदार्थ है वो यहाँ से छन करके कहाँ पर आ जाते हैं? बॉम्बे संपुट की गुहा में इकट्ठे हो जाते हैं। सेकंड बात करते हैं हम ग्लोमेरुलस की। तो ग्लोमेरुलस देखिए, बॉम्बे संपुट की गुहा में गुहा में क्या पाया जाता है? रुधिर वाहिनियों का क्या पाया जाता है? सघन जाल पाया जाता है। उस सघन जाल को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? केशिका गुच्छ कह रहे हैं। इस केशिका गुच्छ में जो धमनियां रुधिर को लेकर आती है उनको क्या कहेंगे? अभिवाही धमनिका कहेंगे। और जो यहाँ से रुधिर को लेकर जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अपवाही धमनिका। अब यहाँ पर देखिए व्यास की बात करें तो देखिए मैंने अभिवाही धमनिका को थोड़ा मोटा बनाया है, जबकि अपवाही धमनिका कैसे बनाया है? थोड़ा पतला बनाया है। तो अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका की तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है। अधिक होने के कारण यहाँ पर रुधिर आता तो ज्यादा मात्रा में, लेकिन यहाँ से ज्यादा मात्रा में जा नहीं पाता है। तो यहाँ पर दाब उत्पन्न हो जाता है। उसी दाब के कारण जो रुधिर है वो उन छोटे छोटे छिद्रों से चट करके कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? बॉम्बे संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि बॉम्बे संपुट की गुहा में रुधिर वाहिनियों का सघन जाल पाया जाता है जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। अभिवाही धमनिका केशिका गुच्छ में रुधिर लेकर आती है, जबकि अपवाही धमनिका रुधिर को लेकर जाती है। अभिवाही धमनिकाओं का व्यास अपवाही धमनिकाओं की तुलना में अधिक होता है और रुधिर कोशिकाओं की भित्ति में लगभग 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम व्यास के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। तो रुधिर कोशिकाओं की जो एंडोथेलियल भित्ति है वो और बॉम्बे संपुट की जो एपिथेलियम भित्ति है वो आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर रही है? निस्यंदन स्तर का निर्माण कर रही है। अर्थात यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ से रुधिर में से छन करके बाहर आएंगे और बाहर आकर के उनमें से जो लाभदायक पदार्थ है उनका समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। बाकी के पदार्थों को कहाँ पर भेज दिया जाता है? हैले रूप में भेज दिया जाता है। तो इनके बारे में समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या प्रोसेस होता है, हैले लूप का क्या प्रोसेस है, उनका हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।